मैं जाहिद कलम झूठा कोई मंजर न लिखूंगा, शीशे की खता होगी तो पत्थर न लिखूंगा। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक अलग अलग अदालतों में अलग अलग मुकदमा चल रहे हैं। पिछले दिनों जिला जज अदालत में सील एरिया के ASI सर्वे से इनकार कर दिया। वादनी मुकदमा की तरफ से बयान आया कि इस संबंध में हम हाईकोर्ट जाएंगे। वही हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी कई मुकदमा चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक SLP भी दाखिल है जिसपे 30 तारीख की सुनवाई की तारीख मुकर्रर है। इस बीच में बनारस के सिविल कोर्ट में एक मुकदमा और भी पड़ा हुआ है जो लोहता के निवासी मुख्तार साहब ने दाखिल किया है, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद 2 कब्रों, ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे 2 बुजुर्गों की कब्र है, उन कब्रों पे उर्स की परमिशन मांगी है, अनुमति मांगी है। मुख्तार साहब इस मुकदमे को लड़ने के बजाय इस मुकदमे की पैरवी जैसी भी कर रहे हो, सबसे ज्यादा बड़े बड़े सवालिया निशान और बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े आरोप ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजाम करने वाली इंतजामिया, अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी के ऊपर काफी आरोप लगाया करते हैं। अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी इनके आरोपों का जवाब भी जल्दी नहीं देती है, मगर जब हद से ज्यादा हो जाता है तो जवाब देना पड़ता है। अभी कल की ही बात है कि एक कोई मकबूल अहमद साहब है, पत्रकार हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, उन्होंने मुख्तार साहब का एक बयान चलाया, एक इंटरव्यू लिया। मुख्तार साहब लगता था शायद किसी मस्जिद की छत पे बैठे हैं और या फिर किसी आस्थाने के पास हैं, वहां पे एक इंटरव्यू चलाया। इंटरव्यू में मुख्तार साहब ने जो है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के ऊपर फिर सवालिया निशान लगाया कि इंतजामिया कमेटी मुकदमात के बारे में आवाम को जानकारी नहीं दे रही। भाई, आवाम को जानकारी लाउड स्पीकर पे देना चाहिए इंतजामिया कमेटी को, ये गलत कर रही है। बहरहाल साहब, मुख्तार साहब के इस आरोप में के साथ उन्होंने पसमानदा समाज की भी बात किया था। इस समाज के बारे में मैं अपने नजरिए तो बाद में अभी रखूंगा, पहले आपको बताता हूं कि मुख्तार साहब के इन आरोप के ऊपर जो है मस्जिद की इंतजाम करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब ने बड़ा ही माकूल जवाब दिया है। SM यासीन साहब जो अभी थोड़ा सा वायरल फीवर वगैरह से परेशान चल रहे थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अक्सर लोगों का लिबास चुगली खाता है कि वह किस विचारधारा से प्रभावित है, और कभी कभार ऐसा लिबास लोग पहनते भी हैं जिससे उनकी निष्ठा मशकूक भी ना हो और उनकी निगाहों में जिनके लिए वह काम कर रहे हैं वो आए भी ना। ऐसे लोग सामने वाले को अमूमन हकीर समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। गत कुछ समय से कुछ गिने चुने लोगों को शांति रास नहीं आ रही है, तभी वह लोगों को जुटाकर ज्ञानवापी के मुकदमात आदि की जानकारी देने की बात करते हैं, अर्थात मुकदमे न्यायालय के बजाय सड़कों पर लड़े जाएं। जबकि अंजुमन मसाजिद तथ्यों की गोपनीयता भंग नहीं होने देना चाहती है और जब जरूरत समझती है तो कौम के दानिश्वरों, आलिमों और मुअज्जिजीन की मीटिंग करके उन सबके समक्ष अपनी बातें रखा जाता है और मशवरे लिए जाते हैं। ऐसे लोग जरूर शामिल नहीं किए जाते हैं जो ना तो दानिश्वर है, ना ही आलिम है और ना ही मुअज्जिज की श्रेणी में आते हैं। आधा अधूरा मुकदमा दाखिल कर देने से इस श्रेणी में कोई शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे एक साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, दीन मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने 1936 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल जरिए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बनारस के खिलाफ बड़े दिग्गज वकीलों के मशवरे के बगैर दाखिल कर दिया था। अंजुमन मसाजिद को भी पार्टी नहीं बनाया था, अंजुमन मसाजिद खुद से पार्टी बनी थी। 1291 फसली में प्लाट नंबर 9130 जिस पर मस्जिद है, जिसका कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर था, इस मुकदमे के फलस्वरूप सिमट करके 7.5 बिस्वा रह गया। 1937 का फैसला कुछ इस तरह है, इट्स डिक्लेयर्ड that only the mosque and the courtyard with the land under near which are हनफी मुस्लिम वक्फ, अर्थात 1291 फसली की सब जमीन इस नादानी के एक मुकदमे ने खत्म कर दिया। लोग फकरिया तो ऐलान कर रहे हैं कि मैंने मजार शरीफ का मुकदमा किया है, जबकि सच यह है कि मुकदमा भी बिना विस्तृत मशवरे का हुआ है, क्योंकि वहां 2 कब्रें हैं।
जिन पर कभी उर्स होता था, या हजरत उस घर परिवार से भी मशवरा कर लेते जिस घर परिवार के लोग उर्स के अवसर पर गागर चादर बेचते थे, वहां के उससे उन बुजुर्गान का नाम भी मालूम कर मुकदमे में लिख देते तो अच्छा होता। अंजुमन मसाजिद कभी भी अंजुमन मसाजिद चाहे अंजुमन मसाजिद भी चाहेगी उर्स हो शुरू हो, बल्कि अंजुमन मसाजिद की सदा यह कोशिश भी रही है और साथ ही ये कोशिश रही है कि जो कुछ मस्जिद में होता रहा है वह जारी रहे। जैसे रजबी शरीफ का जलसा, शबीना, रोजा इफ्तार आदि इसकी मिसाल है। बाकी आइंदा आपका एसएम यासीन, संयुक्त सचिव अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी। यही नहीं, बनारस के अल्पसंख्यक समुदाय में अगर जो है नुमाइंदगी की बात करें तो एक बड़ा नाम आता है अतहर जमाल लारी। श्यामलाल यादव के समय से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनका चुनाव वो जीत के लगभग अक्सर करीब भी पहुंचे हैं। चुनाव काफी मजबूती के साथ लड़ते हैं, अल्पसंख्यक आवाजों के लिए अक्सर ही वो आवाज उठाया करते हैं। अतहर जमाल लारी साहब ने भी हमको व्हाट्सएप पे अपना एक बयान भेजा इस मुतालिक, जिसमें उन्होंने मुख्तार साहब के इस तरीके के आरोपों की निंदा किया है। अतहर जमाल लारी ने अपने बयान में कहा है कि कुछ लोग मस्जिद इंतजामिया कमेटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो सरासर गलत है, और इस तरीके का सवाल उठाने वाले लगता है कहीं ना कहीं वह भाजपा से मिले हुए हैं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के ऊपर पूरे बनारस के मुसलमान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भरोसा है। इस तरीके की अनर्गल बातें ना की जाए तो बेहतर है। जो लोग मजार की लड़ाई लड़ रहे वह लड़े, लेकिन यह बताएं कि वह मजार किसकी है। 1935 के पहले इसकी चादर पोशी होती थी, लेकिन उसके बाद से वह बंद हो गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मस्जिद इंतजामिया कमेटी तो उस वक्त बनी भी नहीं थी, तो तमाम इल्जाम उसके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? यह सब इल्जाम कशी बंद होने चाहिए। मस्जिद इंतजामिया कमेटी बनारस में से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ रही है। ऐसे मौके पे कमेटी की मदद करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि नुक्ताचीनी। बहुत अफसोस हो रहा है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो हर बात में नुक्ताचीनी करते रहते हैं। यह सब होना नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हैं कि आप कमेटी का साथ दें, सब लोग मिलकर इस मुकदमे को लड़ें। यह पूरी कौम का मसला है, आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। बहरहाल साहब, मुख्तार साहब को इन दो लोगों का जवाब काफी कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है। मुख्तार साहब का साथ देने के लिए हैदराबादी बिरयानी के कुछ रायते तो अक्सर उछला करते हैं। असल में ये रायतों के पास और कोई काम नहीं है, अपने घर के आगे बहता हुआ पनारा साफ ना करवा सकते हैं, मगर हां, कौम की रहनुमाई करने का दावा तो किया जा सकता है। हम कुछ अल्फाज मुख्तार साहब से भी करना चाहते हैं। मुख्तार साहब ने अपने बारे में अपने बातचीत में बताया पसमानदा समाज के बारे में। बेसिकली पसमानदा मुस्लिम समाज, ये लफ्ज अक्सर सियासत इस्तेमाल करती है। आजकल भाजपा ने इस लफ्ज को बहुत कायदे से इस्तेमाल कर रखा है। इस लफ्ज का इजाद जब हमने ढूंढना चालू किया तो कब हुआ ये तो नहीं मिला, मगर हां, पसमानदा नाम से सबसे पहला संगठन 1998 में बिहार के एक जर्नलिस्ट थे और समाज सेवक थे, अनवर अली साहब, वो अभी भी हैं। 1957 में जन्मे अनवर अली साहब ने पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन का निर्माण पटना में किया। वैसे मुख्तार साहब, आप भी एक पसमानदा मुस्लिम महाज नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके कोई पदाधिकारी हैं। हमारे पास आपका नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। खैर साहब, हम इसके ऊपर नहीं जानते। अनवर अली साहब 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड से। जब 1998 में पसमानदा मुस्लिम महाज का गठन हुआ था, तो पसमानदा मुस्लिम महाज का अगर इतिहास देखते हैं, राजनीतिक सफर देखते हैं, तो इनका राजनीतिक सफर सीपीआई और सीपीआई माले के साथ जो है लेफ्ट की विचारधारा के साथ मिलता जुलता आगे बढ़ा था। पसमानदा नाम से भारत में कई संगठन काम कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज, पसमानदा शब्द होता क्या है? पसमानदा शब्द दलित और पिछड़े मुसलमानों को कहा जाता है। अब सबसे पहले तो हम एक साफ करते चले कि भारत के अंदर दलित मुसलमान तो किसी को माना ही नहीं जाता है। अल्पसंख्यकों में लालबेगी सफाई कर्मी को कहते हैं। अगर लालबेगी समुदाय का व्यक्ति जो मुस्लिम है तो वो पिछड़े वर्ग में गिना जाता है, ना कि अनुसूचित जाति में। बहरहाल साहब, सरकारी नियमों के ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं,
हम यहां कुछ दरियाफ्त करते चलते, कुछ अपनी बातों को रखते चलते कि जिस पसमानदा नाम से मुस्लिम समाज को हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश है, यह पसमानदा लफ्ज है क्या? पसमानदा लफ्ज से अनवर अली साहब राज्यसभा में 2 बार पहुंचे। पसमानदा समाज को कितना फायदा हुआ यह तो हमको नहीं पता। अनवर अली साहब की एक बड़ी खूबसूरत सी किताब लिखी हुई है, मसावत की जंग। आप इसको वार ऑफ इक्वालिटी कह सकते हैं इंग्लिश में। मसावत की जंग 2005 में अनवर अली साहब ने यह किताब लिखी थी। ये किताब वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, ये मैं साफ बताता चलूं, किताबों को पढ़ने का तो वैसे मुझे शौक है, मगर आज ये नाम हमारे सामने आया तो एक बार मैं पढ़ूंगा जरूर कि आखिर इक्वालिटी की कौन सी जंग है। मुस्लिम समाज में कोई भी, जिसको आप मरदूदे हरम लफ्ज कहते हैं साहब, यानी कि वंचित समाज कोई नहीं होता है। मैं खुद मुस्लिम समाज में अपर कास्ट में आता हूं, सैयद कास्ट में आता हूं। इस्लाम में इमामत बहुत बड़ा मकाम रखती है। मस्जिद में जो इमाम इमामत करते हैं उनका मकाम सबसे ऊंचा होता है। आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर मैं किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूं बतौर एक मुसलमान, मैं नियत बांध के खड़ा होता हूं, मेरे ख्याल में सिर्फ इतना आ जाता है कि इमाम साहब के कपड़े से बेहतर कपड़ा मेरा है, तो शरीयत तो यह कहती है कि मेरी नमाज नहीं हुई। यानी कि इमाम का मर्तबा सबसे ऊंचा। और जान करके ऐसे लोगों को जो पसमानदा समाज के बारे में बातें करते हैं, जानकर बड़ा अचंभा होगा कि इंडिया के 90% से अधिक मस्जिदों की इमामत अंसारी समुदाय या पसमानदा समुदाय के पास है। बुल्ले शाह जिसके मुरीद थे वो भी पसमानदा समाज के थे। बुल्ले शाह ऊंचे पाए के वली रहे, सूफी संत मशहूर रहे। उनका बड़ा खूबसूरत सा कलाम है कि चल बुलिया चल ओथे चलिए जिंदे सारे अंधे, ना कोई सभी जात पहचाने ना कोई सानू मनने। इस सूफी समाज को, सूफिज्म को समझना बहुत बड़ी सी बात है। बुल्ले शाह को समझना और भी बड़ी बात हो सकती है। इस कलाम को ही अगर समझ जाए तो कम से कम इस पसमानदा और 2 हिस्सों में तकसीम करने की सियासत से लोगों को फुर्सत मिल जाएगी। यही नहीं, एक रिकॉर्ड और आपको बताता चलता हूं। जितने भी मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स समाज के अंदर हैं, इस भारत के अंदर हैं, उसमें से 80% तक की जो है 80% पसमानदा समाज जिसको कहते हैं, पिछड़े वर्ग, उससे है। 20% अपर कास्ट से है। पढ़े लिखे में एजुकेशन में जाते हैं तो एजुकेशन में मुस्लिम समाज में बेशक एजुकेशन की कमी है, मगर जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसमें भी रेशियो यही है। तो फिर आखिर पसमानदा समाज बचा कहां? मुख्तार साहब पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं, तो मुख्तार साहब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डॉक्यूमेंट्स और एथिक्स के ऊपर, इसके ऊपर हमसे डिबेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहता चलता हूं, इंडिया के अंदर 90% एंड एबव मस्जिद के अंदर इमामत करने वाले पिछड़े समाज के लोग हैं, ज्यादातर अंसारी हैं। बनारस में तो ये 95% के करीब है। मैं खुद जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं उस मस्जिद में इमामत करने वाले हमारे इमाम साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अंसारी समुदाय से हैं, बुनकर समुदाय। यहां तक बनारस के शाही इमाम मौलाना बातिन नोमानी साहब भी उसी अंसारी समुदाय से आते हैं, जिसको पसमानदा समुदाय माना जाता है। तो फिर आखिर पसमानदा को लेकर के इस तरीके का हो अल्लाह दिग्दम्बर क्यों हो रहा है? आप उठा करके देखिए। मसला यहां पे, एक हैदराबादी बिरयानी ने एक सोशल मीडिया ग्रुप में लिखा था कि मैं मुख्तार साहब का बयान क्यों नहीं लेता हूं। बिल्कुल साहब, आज मैं मुख्तार साहब का बयान लेने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं, साथ में हैदराबादी बिरयानी और उनके रायते को भी आमंत्रित करता हूं कि बिल्कुल आए। 1241 फसली, 1291 माजरा चाहता हूं कि 1291 फसली में जो ज्ञानवापी मस्जिद का रकबा जो बताया गया था, 91-30 का रकबा जो बताया गया था, 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर, जो 1937 के जजमेंट में महज 7 बिस्से के करीब रह गया, उसके ऊपर भी बहस करते हैं। और बहस करते हैं लोता के अराजी नंबर 179 पे भी। आप भी आमंत्रित हैं, हैदराबादी बिरयानी के रायते साहब।
वैसे इस आमंत्रण के पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि सराय में जो पनारा बह रहा था, हमारे समाचार के प्रकाशन के बाद जलकर दिमाग जो पहले से इसको लेकर चिंतित था, उसने अपनी रफ्तार तेज कर दिया है। पनारा साफ हो गया है। पनारा साफ ना करवा सकने वाले कौम की रहनुमाई की बात तो बिल्कुल कर सकते हैं। पसमानदा समाज की बात करने वाले आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, मगर रहनुमाई की तो बात कर सकते हैं। बुनकरों के ऊपर जो बात होनी चाहिए, वो कितने बुनकर समाज के लोग उठ करके आकर के कर रहे हैं, ये आपके सामने है। बुनकर समाज में कारीगर तबका 70% से ऊपर है। इस 70% तबके की कारीगरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके ऊपर बात करने के लिए अगर गद्दीदारों से कोई बैठने वाला होगा तो हमको जरूर बताइएगा। बातें तो बहुत हो सकती हैं, कैमरे के ऊपर भी हो सकती है, सोशल मीडिया पे भी हो सकती है। सोशल मीडिया पे क्रांति घर के बेडरूम में बैठे बैठे तो लाई ही जा सकती है। बहरहाल साहब, हम आमंत्रित करते हैं जो भी आकर के हमसे इस मामले में मसले में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, उसका आमंत्रण हमारे दफ्तर में है। हाँ, यह जरूर है कि मैं इंटरव्यू लेने नहीं जाता हूं। एक ऐसे ही हैदराबादी बिरयानी के रायते ने मुझसे पूछ लिया। आप समझ ही सकते होंगे कि हैदराबादी बिरयानी में किसको कह रहा हूं और उनके रायते में किसको कह रहा हूं। उनसे पूछ लिया कि आप एसएम यासीन साहब के पास जो है इंटरव्यू लेने गए थे। बिल्कुल गया था साहब। उनकी उम्र लगभग 90 साल है। मुख्तार साहब भी जब 90 साल के हो जाएंगे तो मैं उनके पास खुद चल करके, अगर मैं 43 साल का ही रहा तब तक, तो मैं उनके पास खुद चल करके इंटरव्यू लेने जाऊंगा। तब तक आपका आमंत्रण हमारे इस छोटे से दफ्तर में। आपका स्वागत है। मैं तारिक आजमी। अल्लाह हाफिज।